मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के बीच देश में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ईंधन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 15 मई को हुई पिछले 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद हुई है। दिल्ली में पहले 97.77 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर, अब 98.64 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में पहले 90.67 रुपए डीजल प्रति लीटर, अब 98.64 रुपए प्रति लीटर। एक हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़े हैं और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि दिल्ली में फिर भी बहुत अच्छा है। आप और जगह जाके देखेंगे और देशों में देखेंगे बहुत ज़्यादा है। ये हमें भी सोच के चलना पड़ेगा, चाहे हमें पैदल आना पड़े दफ्तर को, हम पैदल आएंगे। हमें अगर गाड़ी में हमें लग रहा है कि तेल महंगा हो रहा है तो हम पैदल आ सकते हैं, साइकिल से आ सकते हैं। तो होएगी, आम आदमी को क्या करें बताओ, झेलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ रहा है जी, बच्चे को बेवश पे पड़ रहा है, हमारे बेवश पे पड़ रहा है, क्या करा जाए, कमाई है नहीं इतनी, क्या करा जाए। वहीं ईंधन के साथ साथ दूध, ब्रेड जैसी जरूरी चीजों की मूल्य वृद्धि के बीच अब दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स और ऑटो चालकों ने विभिन्न मांगों के साथ किराए वृद्धि की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक हड़ताल की चेतावनी दी है। सवारियां मिल ही नहीं रही है, खड़ा तो हूँ, सवारी है ही नहीं, बिल्कुल काम नाम कुछ नहीं है। सीएनजी का रोज बढ़ रहा है, आज फिर बढ़ा दिए 90 पैसे, रोज बढ़ रहा है सीएनजी का। उस दिन 3 रुपए बढ़ाए, आज फिर 90 पैसे बढ़ा दिए। सवारी पैसे देने को राजी नहीं है, कमाना धमाना है नहीं कुछ, ऊपर से चालान और होते चले जा रहे हैं। सवारी बिल्कुल भी नहीं है, 2 घंटे हो गए हमें खड़े खड़े, गर्मी से हालत खराब है। एक तो सीएनजी फ्री हो रखी है, इससे काम में बहुत फर्क पड़ता है, मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है कमाना। वहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का कल वर्क फ्रॉम होम रहेगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक प्रधानमंत्री की ईंधन की बचत की अपील के बाद हफ्ते में 2 दिन यानी बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम रहेगा। एक तरफ तेल की बढ़ती कीमतों का असर सरकार के कामकाज पर दिखाई दे रहा है, तो वहीं तेल की बढ़ती कीमतों ने आम जन पर महंगाई का बोझ भी बढ़ा दिया है। ऐसे में टैक्सी ड्राइवर्स की चेतावनी भी दिल्ली एनसीआर के लोगों की चिंताएं बढ़ाने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें पहला सवाल, क्यों महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, तेल गैस के भाव बढ़े, कितना इसका असर पड़ेगा। तीसरा प्रश्न, तेल गैस के बाद दिल्ली में टैक्सी भी क्या महंगी होगी, क्योंकि हड़ताल तो उसी के मद्देनजर हो रही है। तो ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कि आखिरकार जिस तरीके से पश्चिम एशिया में स्थिति बदली है, उसके बाद उसका व्यापक असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। भारत में भी अब वो असर दिख रहा है। लगातार चीज़ें महंगी हो रही हैं, आम लोगों का दिनचर्या इससे प्रभावित हो रहा है।
तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मनीष झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष जी आपके पास ही आऊँगा। दो चीज़ें हैं, एक तो महंगाई है जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार बात की है। दूसरी चीज़ें ये है कि अगला जो 3 दिन है वो दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलों भरी रहने वाली हैं, क्योंकि अगर ऑटो टैक्सी नहीं चलेंगे, वो अगर उनकी तरफ से चक्का जाम कर दिया जाएगा तो लाखों की संख्या है ऑटो टैक्सी की। अब मसला यह है कि अगर एक साथ लाखों ऑटो टैक्सी बैठ जाएंगे, उनके चक्कर थम जाएंगे, तो आम लोगों की दिनचर्या पर तो उसका असर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या उनकी मांग जायज़ है, और अगर मांग नाजायज़ नहीं है तो उनकी कोई क्यों ना सुने। धर्मराज जी, आपको नमस्कार। आपके जी के तमाम दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों में 3 रुपया 90 पैसा डीजल, पेट्रोल और सीएनजी का मूल्य वृद्धि हुआ है, अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है, तो देखिए जब भी फ्यूल का मार है, इसका सीधा असर और मनीष जी आपको आवाज आ रही है? तो देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार अपना फेयर बढ़ाएंगे, हाँ जी, इजाफा करेंगे, तो बाकी रोजमर्रा की चीज, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, फूड हो, मेडिसिन हो, अन्य चीजें हो, सबका प्राइस अपने आप बढ़ना शुरू, इन्फ्लेशन की और बढ़ना चालू जायज है। तो मैं समझना, एक चीज आपके माध्यम से ये समझना चाहता हूं कि चलिए वेस्ट इंडिया, वेस्ट एशिया जो डिस्टर्बेंस है, तो ये जो पूरा ये डिस्टर्बेंस चल रहा है पिछले 3 से 3.5 महीना हो गया, जो ये ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध चल रहा है, तो इसका व्यापक असर अब क्यों देखने को आ रहा है, आपके माध्यम से मैं समझना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कृपया। और क्या जब बंगाल इलेक्शन था, जो 5 अन्य राज्यों का इलेक्शन था, उस समय इसका जिक्र नहीं हुआ, उस समय 1 पैसा मूल्य वृद्धि नहीं हुआ, और अचानक क्या हुआ, जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है आप 990 रुपया सिलेंडर पर बढ़ा देते हैं। प्रधानमंत्री चलिए मनीष जी आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है। हाजी साहब आपको आवाज आ रही है सर? पेट्रोल था और तब से लेकर आज 103, 104 रुपए पेट्रोल है। तो ये जो अप्रत्याशित वृद्धि है, कहां से उस देश का जनता पेट्रोल और जो ये सोना है, ऐसे मुझे लगता है कि देश की प्रधानमंत्री जो है अपने देश की जनता से जो अपील करे, कहीं ना कहीं उनका हंसी और उनका मजाक का पात्र बना रहे हैं। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि जार निकोलस नाम का एक राजा हुआ करता था, उस देश में भुखमरी था, और जब लोग रोटियां मांगने, खाना मांगने के लिए उनके दरवाजे के महल पे आते हैं, तो राजा बोलता है जब रोटी नहीं है तो केक खाओ, व्हेन यू डोंट हैव ब्रेड ईट केक्स। तो इसी प्रकार का ठीक हमारे देश में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी देश की जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, वाकई ऐसा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर अपने देश के प्रधानमंत्री से, अपने देश के सरकार से उनका सवाल जवाब करें कि जब दूसरी पार्टियां 1 रुपया 10 पैसे पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर पर बढ़ता था तो आप हाय तौबा मचाते, आज अचानक ऐसा क्या हो गया। और दूसरी बात, आपने आप देश की जिम्मेदारी लेते हुए देश को सही समय पर सही जानकारी क्यों नहीं दी? आपने जानकारी छिपाया है, और ये सारा वाकया जो है जानकारी देश को असलियत नहीं बताने के कारण हो रहा है, नहीं तो चीजें कंट्रोल में की जा सकती थी। धर्मराज जी, पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होता, कंधे में कंधा मिलाकर खड़ा होता, अगर उन्होंने सही समय पर सही देश के वासियों को सही जानकारी उपलब्ध करा दिया होता। तो ये कहीं ना कहीं देशवासियों के साथ छल है। ठीक है। राय तपन भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं नितिन त्यागी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नितिन जी आपके पास ही पहले आऊँगा।
दो चीजें हैं, एक तो महंगाई की मार पड़ रही है लोगों के ऊपर, उससे आप भी डिनाई नहीं करेंगे, हर चीज जब महंगी होती है तो लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा एक इफेक्ट यह है कि 21, 22, 23 3 दिन ऑटो टैक्सी यूनियंस ने हड़ताल कॉल किया है, चक्का जाम का उन्होंने ऐलान किया है। क्या उनकी मांग जायज़ नहीं है? और जब वो लगातार पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे याद है 4-5 दिन पहले ही एक यूनियन थे ऑटो टैक्सी यूनियन के, उनके भी जो प्रधान थे वो हमारे साथ बैठे थे इसी टाइम में, उन्होंने कहा था कि सरकार या तो जो बढ़ोतरी है उसको रोल बैक करे या फिर हमारे किराए में इजाफा करे। नहीं हुआ तो अब 4-5 दिन के बाद उन्होंने हड़ताल कॉल किया है। तो इसको सरकार ने बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं संभाला, मैनेज किया, जो 3 दिन तक उन्होंने हड़ताल कॉल किया? क्योंकि हड़ताल को जब वो करेंगे तो आम लोग प्रभावित होंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि टैक्सी और ये जो यूनियन है, ये बहुत सारी यूनियंस हैं और जो वैलिड हैं उनके साथ में सरकार की बातचीत चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। शायद कल तक आपको सॉल्यूशन देखने को मिले और डेफिनेटली जब प्राइस हाइक हुआ है पेट्रोल पे, डीजल पे, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो टैक्सी चल रही हैं वो सीएनजी के ऊपर चल रही हैं या आजकल बैटरी वाली भी आ गई हैं, कुछ पेट्रोल की भी हैं, डीजल की तो नहीं चलती हैं दिल्ली के अंदर। तो जो जिन पे भी इफेक्ट पड़ा है तो डेफिनेटली वो क्वांटम लीप आएगा ही आएगा। और मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आपका उसका पूरा का पूरा ये जो रेट बढ़े हैं और कुछ आपके रिपोर्टर्स शायद इंटरव्यू ले रहे होंगे लोगों से ऑन ग्राउंड, तो मैं सुन रहा था, दिखाई तो नहीं दिया रहा था पर सुन रहा था, तो एक ने कहा कि वो बसों में राइड फ्री कर दी है, इस वजह से भी हमको नहीं मिल रहा है, गर्मी बहुत है इस वजह से भी हमको नहीं मिल रहा है। और डेफिनेटली गर्मी के दिनों में पैसेंजर्स कम भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी इस तरीके की दिक्कत हमारे टैक्सी ड्राइवर्स को, दिल्ली के लोगों को आएगी, सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो है उनके समर्थन में जो भी डिसीजन हो पाएगा वो करेगी, निश्चिंत रहिए आप। और जहां तक अभी मैं मनीष झा जी को सुन रहा था, शायद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कंफ्यूज हो गए। एक तो वो निकोलस जार की बात करने लगे जो कि रशिया के थे, पर जो ये उन्होंने केक खाने वाली बात थी वो फ्रांस की क्वीन के बारे में थी, लुई 5 की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि आज की तारीख में वैश्विक रूप से जो दिक्कतें चल रही हैं वहां पे जो भी वस्तुएं या जो भी रीजन से हम लोग अपनी फॉरेन करेंसी को बचा सकें, जिसमें कि विदेशी ट्रैवल, जैसे कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स आजकल काफी इन हो गई हैं कि लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं डेफिनेटली और लोग जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स बाहर करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर ना करें, देश में करें। गोल्ड हमको इंपोर्ट करना पड़ता है तो आप कुछ दिन मत खरीदिए। मेरी बेटी की भी शादी है नवंबर में, जेन्युइनली बता रहा हूं आपको, मैं भी नहीं खरीद रहा हूं। मेरी बेटी ने खुद ने कहा कि पापा रहने दीजिए फिलहाल आप। बात महंगे गोल्ड की नहीं है, बात यह है कि हमें अपनी फॉरेन करेंसी बचानी चाहिए ऐसे समय पे जहां पे पूरी की पूरी दुनिया में और स्पेशली हमारे खुद के घर के पास में इतनी टेंशन चल रही है। कल को कब हमारे यहाँ पे ज्यादा टेंशन हो जाए, हमें वो रिजर्व जो फॉरेन करेंसी का हमारे पास 700-800 बिलियन का शायद कुछ होगा, वो रिजर्व हमारे देश के काम उस समय पे आ सके। आज उन्होंने कहा थोड़ा सा आप पेट्रोल पे ध्यान दे दीजिए, पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, थोड़ा आप गोल्ड के ऊपर मत खर्च करिए कुछ टाइम के लिए, 1 साल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। कोई डायरेक्टिव नहीं है पर एक रिक्वेस्ट है। देश का नेता यही कहेगा, अपनी जनता से एक्सपेक्ट करेगा, भाई देश पे नहीं पूरे दुनिया में एक्सपेक्ट करते हुए इन एंटिसिपेशन कि कल को दिक्कत ना आए, आप पहले से थोड़ा दिखे, पहले से आप सोचते आइए। 65 का वॉर हुआ, देश में खाने की प्रॉब्लम थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भाई एक दिन व्रत रखा करो, पूरे देश ने व्रत रखा। पहले वॉर होती थी, महिलाएं अपने गहने तक देश को दान करती थी जिससे कि वॉर लड़ी जा सके। अभी तो सिर्फ छोटा सा रिक्वेस्ट किया, उसने में विपक्ष अपनी रोटियां सेकने लगा। मुझे लगता है कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, हमारे यहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, यही लोग जो ज्ञान पेट्रोल के ऊपर दे रहे हैं और इस सब की बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने तो पंजाब में कम नहीं करा पेट्रोल का दाम, अपने थोड़े से टैक्सेस कम कर दें। पेट्रोल के दाम तो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, ये टैक्सेस तो कम कर सकते हैं। अगर इतनी परेशानी इनको लगता है कि भाई रेवेन्यू तो चाहिए ही गवर्नमेंट को अगर देश चलाना है, तो जो कांग्रेस वाले हैं वो भी
सड़कों पे आने की बात करते हैं, पर कर्नाटका में, केरला में, तेलंगाना में जहां उनकी सरकार है वहां पे तो वो नहीं ऐसी कोशिश कर रहे कि हम 2 रुपए 3 रुपए सस्ता कर दें, अपने किटी में से कुछ कर दें, या पंजाब में आम आदमी पार्टी 2-3-4 रुपए कुछ सस्ता कर दे। ऐसी कोई कोशिश नहीं है। सारी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार के ऊपर ऐसा कुछ लादा जाए, ऐसा कोई मौका पड़ जाए कि हम देश के सामने एक थोड़ा सा उन्माद फैलाने की कोशिश करें। मुझे लगता है देश की जनता ने बहुत नहीं, नितिन जी देखिए, नितिन जी, अतीत को अगर हम देखें तो देश की जनता प्रधानमंत्री के साथ स्टैंड करती है। प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं डेफिनेटली आज भी कर रही है, आई एम प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ। लेकिन मसला यह है कि सर, जैसे अभी कुछ बातें कही जा रही हैं, जैसे आपने अपने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, उन्होंने जब आह्वान किया तो उसको पहले खुद पे और अपने परिवार पे इम्प्लीमेंट किया। अब लोग, कई लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जैसे अभी मनीष जी ने कहा, या विपक्ष के लोग कहते हैं, जो भी पार्टी XYZ पार्टी जो भी उनकी तरफ से कहा जाता है कि जब 5 राज्यों के चुनाव थे उससे पहले ही ये वेस्ट एशिया वाला डिस्टर्बेंस हो गया था, तो 5 राज्यों के चुनाव गुजरने के बाद आपने ये चीजें क्यों की, ये क्वेश्चन है और कई लोग इसको कह रहे हैं डेफिनेटली कि तो इसको कैसे काउंटर करेंगे सर नैरेटिव के स्टैंड पे? इन्होंने हाँ, मेरे को याद आ गया, इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था चीजों को छुपाया गया, पर ऐसा नहीं। हर एक न्यूज़पेपर में, और आपका तो बड़ा जिम्मेदार चैनल है, इस पे भी आया होगा कि तेल की कंपनीज को 1000 करोड़ रुपीस का पर डे का लॉस हो रहा है। आप लोगों ने भी शायद कवर किया होगा, जी। और न्यूज़पेपर में भी आ रहा था, किसी का छुपा हुआ किसी के सामने नहीं था, और वो दिक्कत थी। और वो ये जो प्रॉब्लम है ये इनडेफिनेट नहीं चल सकती है। हमारे देश पे रिजर्व हैं, ऑयल के भी रिजर्व हैं, 75-80 डेज तक के रिजर्व्स हैं शायद, और शायद इससे ज्यादा के भी हो गए हो, और हमारे पास फॉरेन करेंसी का भी रिजर्व है। लेकिन जब ये जो प्रॉब्लम है ये इनडेफिनेटली चलती चली जा रही है, इनडेफिनेटली डील हो रही है, सुबह होती है शाम तक नहीं होती है, फिर कोई किसी पे बम मार देता है, सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ इतना वेवर्ड चल रहा है, तो इनडेफिनेटली तो नहीं सरकार उस चीज को झेल पाएगी। और इस चीज में अगर इकोनॉमी पे इतना ज्यादा, देखिए पूरी दुनिया में हम लोग तो UAE से तेल मंगाते हैं, UAE में 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम बढ़ा है, यहाँ तो 3 रुपए 4 रुपए ही बढ़ा है। 50 रुपए डीजल का दाम अप्रैल के 50 रुपए इक्विवेलेंट बता रहा हूं मैं आपको, 1.99 दिरहम्स UAE में डीजल का दाम बढ़ा है। 110 रुपए का डीजल हो गया UAE के अंदर। वहां से तो हम तेल मंगाते हैं। आप अपने आप को कंपेयर कीजिए ना, आप USA से कंपेयर कीजिए, जिसकी जो यहाँ पे चल रहा है इस वक्त। आप रशिया से तेल की बात करते हैं, रशिया से 90 रुपए, रशिया इटसेल्फ में 90 रुपए का पेट्रोल मिलता है, अगर इक्विवेलेंट की हम लोग बात करें। ठीक है सर, ठीक है नितिन जी जहाँ पे मैं आता हूं सर आपका, इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है कि वेस्ट एशिया का ये जो डिस्टर्बेंस है इसने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि भारत है यहाँ पर मैं मनीष जी एक मिनट आता हूँ, पैरेलल राजनीति भी चलती है, उसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते। इस वक्त बात वही है ना, मुझे एक बीजेपी के मुख्यमंत्री की बात याद आ रही है। कोविड का फर्स्ट वेव था जब 2020 में, उनका मैं ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें बोला उन्होंने कि भाई मैं तो दुआ करूंगा किसी मुख्यमंत्री को ऐसा दिन देखना ना पड़े। और 2020 में कई राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, उन्होंने कहा मेरे लिए नहीं, हर मुख्यमंत्री जो उस वक्त था वो कह रहे थे कि मैं दुआ करूंगा कि किसी मुख्यमंत्री को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े जो मैं कर रहा हूं, हर पार्टी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो पार्टी भी रूलिंग होती सेंटर में, उनको इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता, गुजरना पड़ता है, कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो विपक्षी पार्टियां होती वो अपना विपक्षी धर्म भी निभाती। हाजी मेहरुद्दीन साहब, मेरा प्रश्न यह है कि दो चीजें हैं, एक तो डिस्टर्बेंस है, वैश्विक संकट है, इसमें अब हमारा कोई रोल नहीं है, ना हम लड़ने वाले हैं, ना लड़ाने वाले हैं, ना सपोर्ट करने वाले हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम प्रो इधर थोड़ा ज्यादा हैं, कुछ लोग कह सकते हैं हम प्रो थोड़ा है, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दोनों लोग, जो दो पक्ष लड़ रहा है, दोनों पक्ष हमारा करीबी है। एक पक्ष जहां पर हमला हो रहा है उसके तो विदेश मंत्री अभी 2 दिन पहले दिल्ली में थे, वो अभी वापस गए हैं, बाकियों से भी हमारे संबंध हैं। मसला यह है कि ये स्थिति क्यों बनी, पहली चीज। दूसरा, अब जैसे एक नितिन जी ने कहा कि जो ऑथेंटिक यूनियंस हैं ऑटो टैक्सी वाले, वो हड़ताल नहीं करेंगे, सरकार 21 तारीख से पहले उसका रिजॉल्व कर लेगी और उनको चक्का जाम नहीं करने दिया जाएगा। एक तो इन्होंने आश्वासन दिया है, मैं इनकी बात पर भरोसा करता हूं। अभी हाजी साहब देखिए, जिस तरीके से भाजपा कहती है और करती है वो दोनों में फर्क होता है। इन्होंने कहा 21 तारीख से पहले है,
तो ये जो यूनियन वाले हैं उन सब लोगों से बात कर लेंगे और इसको स्ट्राइक को नहीं होने देंगे। चलो ये अच्छी बात है कि भले ही इनके लिए नींद से जागे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आने वाले समय बता देगा कि वो उन पर क्या इनकी चर्चा हुई और क्या बात हुई और प्रोटेस्ट होता है, हड़ताल होती है, नहीं होती है। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये विषय सबसे बड़ा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो तो दब जाएंगे, वो तो बेचारे वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अभी गैस की किल्लत चल रही थी, अब पेट्रोल की किल्लत चलेगी, अभी फिर सब्जियों में किल्लत आएगी, फिर हर चीज महंगी हो जाएगी। लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है चीजें। इस पर हमारी जो केंद्र की सरकार है और जो दिल्ली की रेखा गुप्ता जी हैं वो लगातार नाकाम इस चीज का सवाल किया जाए तो वो आवाज आनी बंद हो गई है हाजी साहब। हाँ हाजी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? कुछ नेटवर्क का इशू है हाजी साहब का, ठीक है। जब तक कुछ नहीं जुड़ते हैं, राय तपन भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है, आपने कई सरकारों को देखा है। मसला ये है कि क्या इस परिस्थिति को भारत टाल सकता था, ये पहली बात। और दूसरा, ये जो ऑटो यूनियंस या टैक्सी यूनियंस हैं, ये किराया में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, क्या इनकी मांग आपको नाजायज लग रही है? देखिए, दिल्ली राजधानी के ऊपर कई तरह के संकट गहरा रहे हैं। ये 3 दिनों की ऑटो हड़ताल ही नहीं, 3 दिनों की ट्रक वालों की भी हड़ताल है और सब्जी से लेकर तमाम तरह की सप्लाई 3 दिन बंद होने वाली है। पता नहीं 72 घंटे किस तरह से राजधानी में सब चीजें मैनेज होंगी। सरकार कह सकती है कि हमने ऑटो यूनियन वालों से कई दफे बात की। उनकी शिकायत है कि कई वर्षों से हमारी मांग को पेंडिंग लंबित सूची में डाल रखा गया है। उन्होंने कई दफे हड़ताल भी की। लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, भूल जाते हैं कि उन्होंने कई बार हड़ताल की लेकिन बात बनी नहीं। आपको याद रखना होगा कि ऑटो यूनियन में ऑटो जो चलाने वाले हैं उन पर आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ थी, शायद अब भी हो, मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी को इस बात का इल्म है, जानकारी है कि ऑटो वालों पर आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ है। उनकी समस्या का समाधान करना भाजपा सरकार का तो ड्यूटी बनता है। जो संगठन जो यूनियन वाले पहले से डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई में हमारे पास पैसे नहीं बच रहे हैं, हमारे बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गए हैं और भले सीएनजी और पेट्रोल का दाम कई महीनों से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जीवन जीने के लिए बहुत सारी जो चीजें खरीदने की है वो बढ़ गया, किराया बढ़ गया। अच्छा, एक और ऑटो वालों के साथ आने वाले समय में मुसीबत है कि सीएनजी कंप्लीटली बंद होने वाला है दिल्ली में और इलेक्ट्रिक ऑटो की परमिट मिलेगा। ज्यादा दिन नहीं है, 1.5 या 2 साल में ये कंपल्सरी लागू होगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए इनके पास। तो और दूसरा है कि ओला और तमाम जो ये ऐप के जरिए जो टैक्सी वाले चलाते हैं उनके कमीशन का बहुत बड़ा हिस्सा उस कंपनियों के पास चला जाता है जिनके जरिए उनको सवारी मिलती है। ये भी उनकी चिंता का विषय है। तो इस पर ये सोचने की बात है कि हम मैं बड़ा परेशान जी। तपन भारती जी की भी आवाज सर, आपकी आवाज आ रही है? राय तपन भारती जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है नेटवर्क का इशू है। कांग्रेस हाजी साहब, आपको आवाज आ रही है? हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, चलिए ठीक है। मनीष जी कुछ कह रहे थे। मनीष जी, आप जल्दी से अपने कुछ कमेंट करना था, आप कर लीजिए, फिर मैं नितिन जी के पास जाऊंगा।
धर्मराज जी, मैं आपके माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैलिड, इनवैलिड, ऑथराइज्ड यूनियन की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं इस वक्त दिल्ली में 3 लेयर की सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में हर वो ऑटो रिक्शा, हर वो ट्रांसपोर्टर जो चलता है वो सरकार को टैक्स देता है, आरटीओ में अपना वैलिड टैक्सेस भरता है। इस प्रकार से आप जो बोल रहे हैं, जो कि ये बात कर रहे हैं कि चंद वैलिड हम ऑथराइज्ड यूनियंस को हमने बुला लिया है, उनकी मीटिंग कर लिए। अरे मीटिंग की बात मत करिए, आप यहाँ पर क्लियरली बताइए कि मीटिंग में आप किस प्रकार से आप सभी लोगों को संतुष्ट करेंगे, हड़ताल होगी या नहीं होगी, और जब हड़ताल होगी तो उसकी रिपर्सन क्या होगी। यहाँ पे बेवकूफ बनाना बंद करिए, आप जनता को स्पष्ट बताइए कि ये आपके हाथों से चीजें निकल गई है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोगों को यहाँ पे बहला फुसला रहे थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर विदेश मत जाइए, अरे हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर 80% से ज्यादा लोग फ्री के अनाज पर जिंदा हैं, फ्री के अनाज पर निर्भर है। वहां पर माल 0.01% लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाते होंगे। ऐसे समय पर ऐसी बात कर आप, मुझे लगता है, गरीबों का उपहास उड़ा रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय में आप लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, वेस्ट एशिया डिस्टर्बेंस आज हुआ, महंगाई जो भी है, लोग आप बता रहे थे कि लोग दान कर रहे थे, सोना दान कर रहे थे, चांदी दान कर रहे थे। अरे 2 महीना पहले क्या हो गया था? 2 महीना पहले आपने क्यों नहीं आके बोला कि आप कंट्रोल करिए, आप महंगाई, आप बस से चलिए, आप गाड़ी से मत चलिए। दूसरी तरफ इनके जो नेता हैं, आपने देखा किस प्रकार से परवेज वर्मा जी और इनके अन्य नेता जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, और इनके आगे और पीछे जो है और ऊपर जो है ड्रोन कैमरा, और कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां इनका वीडियो और फुटेज बनाते हुए चल रही है। आज आपने देखा कि किस प्रकार से देश के गृह मंत्री का सबसे जो मैं बोलूंगा उपहास करने वाला तस्वीर सामने आए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री दिखाते हैं कि 2 गाड़ियों में वो चल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके गृह मंत्री उनके बात का अवहेलना करते हैं, जो कि तस्वीर बस्तर छत्तीसगढ़ से आई, जहां पर कम से कम 200 गाड़ियां गृह मंत्री के कार्यक्रम में मौजूद थी। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, उनके पार्टी के नेता कुछ करते हैं, तो आप कैसे देश की जनता का आप चाहेंगे कि उनके देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे सरकार पे भरोसा करे? अरे कम से कम दोहरा रवैया, दोगली रवैया अपनाना बंद करिए, देश के लोगों के साथ जिम्मेदारी से पेश आइए, उनको बताइए देश का संकट क्यों हुआ है और आपकी सरकार फेलियर है। आपके सरकार के फेलियर की वजह से मनीष जी धारणा नहीं कर पाए, जिसके कारण आज ये समय हमें देखना पड़ रहा है। मनीष जी देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। जैसे आपने कहा ना कि देश को हकीकत बताना चाहिए, इसमें भी सर 2 पहलू हैं, और शायद पता नहीं, मैंने पूर्व में भी कहा है कि हम वो कौम हैं जो 1 रुपया पेट्रोल डीजल का बढ़ने के बाद पेट्रोल पंपों पर लाइन लगा देते हैं। कोई भी सरकार होती, क्या वो ऐसी कंडीशन में रहे कि वो बता दे, वो अगर सरकार कह दे तो एक पैनिक वाली स्थिति क्रिएट हो सकती है। सरकार इस चीज को भी देखेगी। कमर्शियल सिलेंडर पर 950 रुपया बढ़ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? जो आज एलपीजी है, आपके चैनल पे ही मैंने डिबेट किया था, और ऑल इंडिया जो डोमेस्टिक कंज्यूमर के डिस्ट्रीब्यूटर जिनका उम्र 80-85 साल होगा, आपको याद होगा कि आपने उनको लाया था, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोला था कि देश में जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या आपने कभी लाइन में रख के सिलेंडर लिया? 2 दिन पूर्व ही, 2 दिन अगले 3 दिन में ऐसा उन्होंने समय ला दिया कि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर और अन्य लोग जो है वही हम पुराना दिन देखना आ गए और हम लाइन में लग के सिलेंडर ला रहे थे। तो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, समस्या है, लेकिन आप ठीक है मनीष जी, ऑल इंडिया आप जिम्मेदारी से उनको चैनल पर रखते हैं। ठीक है, मैं समझ गया भाव, हम कैसे यकीन करें? ठीक है मनीष जी, आपका भाव समझ गया। नितिन जी कुछ रिस्पॉन्ड करा जाए। नितिन त्यागी जी, एक चीज तो पहले ये पूछूं, मनीष जी किराड़ी वाले ही हैं क्या? मनीष जी, क्योंकि शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ, एक बार हाँ बोल दीजिए। ये मेरे नितिन जी बड़े भाई आपके, इनको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक, अच्छा ठीक है मनीष भाई। तो अब सुनो मनीष भाई, देखो एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल अनर्गल बात है कि जो ये कह रहे हो कि लाइन में लग के सिलेंडर, किसी का भी सिलेंडर का कनेक्शन है और उसने अपना सिलेंडर बुक कराया है, उसे लाइन में नहीं लगना पड़ा। लाइन में वही लगे जो ब्लैक में सिलेंडर ले रहे थे। सिलेंडर का दाम डोमेस्टिक का उन्हीं को फर्क पड़ा जो लोग ब्लैक में सिलेंडर ले रहे थे। मैं तो सुन लीजिए सुन रहा था, उसमें सुनना, बात तो सुनना, ठीक है? आप जो बातें कर रहे थे मुझे पता है, मैं तो देखिए हमारी जो हिस्ट्री है आपस की वो एक तरफ, पर
फिलहाल जो बात है वो प्रैक्टिकली बताता हूं। मैंने यहां से लेके, दिल्ली से लेके और आसाम, क्योंकि मैं चुनाव में था, मैंने आसाम तक के मतलब बिल्कुल एकदम रूरल से रूरल एरिया में भी जाके देखा, कहीं पे जिसका भी कनेक्शन है सिलेंडर की कहीं किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। बंगाल में मैंने देखा कहीं सिलेंडर की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने एक इल्जाम लगाया कि टाइम पे आपने नहीं बताया, आज आप बढ़ा रहे हो। 20 दिन हो गए हैं चुनाव को, 29 को, लास्ट 29 ऑफ अप्रैल को लास्ट इलेक्शन हुआ था, जिस दिन वोटिंग हुई थी, उस दिन शाम को अगर हमें राजनीति करनी होती तो शाम को बढ़ा देते। पर जब ये दिख रहा था कि इन लोगों का आपस में ट्रूस हो जाएगा तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, ट्रूस ही नहीं होके दे रहा, तो इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। इसको लॉजिकली समझो। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, ना मेरा आपका रिलेशन ऐसा कि हम लड़े और उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के लिए बोले। मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि कई बार बहुत ज्यादा जनता के बारे में सोचने के बावजूद भी कुछ कड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आज की तारीख में तेल की कंपनियां इतने लॉस में चले जाएंगी, देखिए कांग्रेस के जमाने में जो इन तेल की कंपनियों के ऊपर उधार छोड़ा था गवर्नमेंट ने, वो तक इस गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया है। अगर नहीं पता हो तो उसका भी डेटा मैं आपको दे देता हूं। लेकिन तेल की कंपनियों पे अगर 1000 करोड़ रुपए दिन का उधार चढ़ता चला जाएगा तो तेल की कंपनियां कैसे सर्वाइव करेंगी? पूरी दुनिया में जब इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतने दिन भी अगर कंट्रोल करके निकाला गया है, तो उसको आप गुड मैनेजमेंट, आप गुड गवर्नेंस में डालिएगा और समझिएगा। देखिए, मैंने तो यहां पे बैठ के नहीं बोला कि मोदी जी ने ये कहा कि कम गाड़ी पेट्रोल खर्च कीजिए, तो अरविंद केजरीवाल जी 50 गाड़ी का काफिला लेके क्यों चलते हैं? वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं है पंजाब के। वो आपका डिसीजन है, आप पंजाब में कैसे चलाते हो सरकार को आप जानो, ठीक है। मेरा एक यहां पे कहना है कि जहां पे भी जरूरत ना हो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई कम से कम खर्चा करिए, जहां पे रोक सके आप रोक लीजिए। डेफिनेटली हमारे देश की जनता पे इंपैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इंपैक्ट सभी को साथ में मिलकर झेलना पड़ेगा। वैश्विक समस्या है, कोई ऐसी नहीं है और लंबी चल रही है। फरवरी में अटैक हुआ था, मई खत्म होने को आ रहा है। ऐसे में जब आएगा उसमें एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लगे, अपनी राजनीतिक रोटियां चेकने लगे। ठीक है नितिन जी, ठीक है देश के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है मैं लौटता हूं, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, दिल्ली में एक तरफ तो गर्मी पड़ ही रही है और इस बीच दिल्ली में अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है और बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए CAQM की तरफ से दिल्ली में ग्रैप 1 को लागू किया गया है। तो बड़ी अपडेट है, दिल्ली में 200 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। दिल्ली की आज की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 208 दर्ज किया गया है और एक नियम है कि जब भी 200 के ऊपर AQI जाता है तब जो एजेंसी है CAQM उनकी तरफ से ग्रैप 1 को इम्पोज किया जाता है, ग्रैप 1 की पाबंदियां लागू की जाती हैं। तो दिल्ली में तत्काल प्रभाव से ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली NCR का 200 के आंकड़े को पार कर चुका है। आज दिल्ली का जो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 208 दर्ज किया गया है, जिसके बाद CAQM की तरफ से दिल्ली NCR में ग्रैप 1 को इम्पोज कर दिया गया है। तो यही बड़ी अपडेट है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद, क्योंकि जो पोल्यूशन का आंकड़ा है वो 200 के पार पहुंच चुका है। आज का ओवरऑल AQI 208 दर्ज किया गया है और अब CAQM ने दिल्ली में और NCR में ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सर की बात कुछ अधूरी रह गई थी और इस दौरान बहुत सारी बातें और भी आगे बढ़ी हैं, कई इशूज़ को हमने कवर अप कर लिया है। हाजी साहब, मसला वही घूम फिर के आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि देखिए अभी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता कि वेस्ट एशिया की स्थिति कब बेहतर होगी। तो अब मसला ये है सर कि आगे और कब तक चीज़ें होंगी। तो मतलब क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार मेंटली लोगों को प्रिपेयर कर रही है बुरे वक्त के लिए? देखिए धर्मराज जी, जिस तरीके से हमारी भारत की सरकार और हमारी विदेश नीति लगातार उसका जो फेलियर रहा है,
जो है ट्रम्प साहब बोलते हैं वहां से तेल ले लो, वहां से तेल ले लो, वहां से तेल मत लो, वहां से जो वो कहते हैं वो ये करते हैं। तब कि हमें अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, हमें जहाँ सस्ता मिले वहां से लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये सरकार लगातार इन मुद्दों में फैलिया रही है, और जिस तरीके से आप प्रदूषण का भी एक नया मामला लगातार इनकी 1 साल से ज्यादा सरकार लगातार आपके साथ कोई प्लान, कोई किसी तरीके की कोई इनकी एक्टिविटी कहीं दिखाई नहीं देती जो उस पर काम करती नजर आती हो। तो धर्मराज जी, हम लगातार, हमारी पार्टी और हम लगातार इन मुद्दों को लगातार जनता के सामने ला रहे हैं, और हम उनको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप कहते थे कि हमें 1 साल हो गया, हमें कुछ और समय दीजिए, हम और कुछ कर देंगे। आप इन्होंने आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली के अंदर कराई, उसमें कई करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर के पैसे जो है इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। तो ये सरकार, भाजपा की सरकार जब आती है, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी लेकर आती है, और साथ में इन सब चर्चाओं पर एक कोई भी ध्यान नहीं होता। हमें देशभक्ति और इस तरीके की सारी चीजों में और चीजों में जो है इन्वॉल्व करके जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने का काम लगातार करते हैं। और ये काम अब ये कर रहे हैं कि जो है आप जो है कम गाड़ियां चलाएं, कम सफर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए। तो जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास होगा जब तो आप जा पाएंगे। अब हमारे इलाका है, मैं गोंडा में रहता हूँ, यहाँ पर चलती ही नहीं बस ही नहीं है यहाँ पर, और बस है तो उनकी हालात कैसी हैं। और जिस तरीके से जो बस स्टैंड है जहाँ पे बस आती है उनकी अगर हालात देख ले तो आप देखेंगे तो ना जाने, और सड़कों के क्या हाल है। तो सारे मुद्दों पे जो दिल्ली की सरकार है, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तब भी कोई काम करते हुए कोई दिल्ली में 1-1.5 साल उनको जा रहा है, इनको कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ। और ये लगातार हमारी पार्टी, हम लगातार इन मुद्दों को और जनता के सामने ला रहे हैं। रायतपन भारती जी, सर एक पॉइंट इस पे ये भी आता है जो बार बार अभी जैसे हाजी साहब ने भी एक बात कही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियां लगाई थी भारत के ऊपर, उसके बाद उन्होंने 1 महीने का रिलीफ दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के आदमी है बताने की ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया को पता है, कब वो क्या बोल जाए किसी को नहीं पता। कल भारत सरकार, ट्रंप के मित्र कौन है? ट्रंप के मित्र के बारे में क्या राय है आपकी? कौन है? अब भाई कौन है आप बताइए। अब भाई अगर गोतिया है तो हमको नहीं पता। भारत का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति से अच्छे संबंध होंगे, सबका अपना मिलने जुलने का तरीका होता है। अब उसको मैं आप जिस अंदाज में बता रहे हैं मनीष जी, ठीक है, मैं उस नोट पे नहीं जाऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच का जो भी संबंध है, कौन किसको किस नोट पे जाके बुलाता है, कॉल करता है, बात करता है, वो आप लोगों का मसला है। आप बोलिए, वो बीजेपी वाले जवाब देंगे। और मुसीबत तो पूरा देश झेल रहा है ना सर? नहीं तो दुनिया झेल रही है भाई, हम थोड़ी झेल रहे हैं। कौन नहीं झेल रहा आज की तारीख में? कौन नहीं झेल रहा? खैर ये बताइए सर, कल संयुक्त सचिव जो भारत सरकार की हैं पेट्रोलियम मंत्रालय की, सुजाता शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब से ये पूरा ये बवाल शुरू हुआ है, विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से रोज प्रेस ब्रीफ होता है। सुजाता शर्मा ने कल एक बात कही जो बड़ी रेखांकित करने वाली है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है रूस को लेकर। उन्होंने कहा कि जब पाबंदियां नहीं थी तब भी ले रहे थे, पाबंदियां थी तब भी लेंगे, और अगर आगे पाबंदियां लगेंगी तो भी हम लेंगे, क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ लोगों के हित को सबसे प्राथमिकता देगा। अब संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी जब इस तरीके की बात कह दे रही हैं, तो हम किस पर ज्यादा एतबार करें? क्योंकि पब्लिक किस पर भरोसा करे? पॉलिटिकल लोग जो कह रहे हैं उस पर करे, या जो सरकार? देखिए, विपक्ष जो आरोप लगाता है ना कि ट्रंप ने ऐसा बोला और ऐसा बोला, तो ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, अमेरिका का मंत्री कुछ भी बोल सकता है, उस पर भारत क्या करेगा? ये अजीबोगरीब बात है कि क्या कांग्रेस के पास सरकार हो या अन्य पार्टी के पास सरकार हो तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान बदल जाएगा? भाई वो अपने मतलब का काम साधने के लिए बोल रहा है, उसमें हमें उलझने की जरूरत नहीं है। समस्या है कि ट्रंप ने जो ईरान पर जो अटैक किया, उसके कारण भारत ही नहीं कई देश संकट में आ गए। लेकिन इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से चीन अपने को बचा के चल रहा है।
उसके पीछे कई कारण है, उस पर हम ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। हम भारत वाले क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। अभी जो पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल की और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से जो ऑटो वाले परेशान हैं, उनकी दिक्कत दूर करने पर सरकार को बड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। सिर्फ दाम बढ़ाने से नहीं चलेगा। ये मैंने मान लिया कि 1000 करोड़ का पर डे का घाटा था, अब घाटा वो 300 करोड़ माइनस हो गया। दाम ये सर ये एक डिटेल आया है कि जो पिछली तिमाही है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का घाटा पेट्रोलियम कंपनियों को हुआ है। पिछले तिमाही का डिटेल है। देखिए 1000 करोड़ का मतलब है कि 30,000 करोड़, 3 महीने का 90,000 करोड़ तो सीधे समझ में आता है। 3 महीने में 1 लाख करोड़ तो होगा ही। 4 लाख करोड़ का घाटा की संभावना दिख रही है। हमारे देश का जो बजट है ना वो लगभग 50 लाख करोड़ और 51 लाख करोड़ के बीच में है। ठीक है, इनमें से पता नहीं हमारे कुछ मित्रों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, आपातकालीन स्थिति में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को ड्रॉप कर दिया जाता है। वो पैसे को डाइवर्ट करके आप पेट्रोल में जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करते, ताकि आम जनता या ऑटो वाले कहिए, टैक्सी वाले कहिए, इन लोगों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भार नहीं आए। क्योंकि इसको थामना रोकना भारत सरकार का दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है कि कैसे महंगाई को आने से रोका जाए। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बारे में सरकार हमसे ज्यादा सरकार समझती है और सरकार को पता है, इसीलिए सरकार बड़ा धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रही है कीमतें, क्योंकि इसका मल्टीपल असर पड़ता है। सर इसमें ना मुझे ध्यान आ रहा है, अभी 4-5 दिन पहले इस मैटर पे जब 2 रुपए या बढ़ा था ना 2-3 रुपए, उसमें हमने बात की थी, तो एक पॉइंट रेज हुआ था और अभी नितिन जी ने भी बात को एड ऑन किया। अगर दिल्ली में 100 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए का, तो उसमें 50 रुपए का पेट्रोल उस पंप तक पहुंचने की लागत है। उसके बाद 50 रुपए में स्टेट का टैक्स, सेंटर का टैक्स, 3 रुपए 3.5 रुपए करीब वो जो डीलर है पंप चलाने वाला उसका है। तो इसमें राज्य सरकार और सेंटर अपने अपने हिस्से में 5-7 रुपए कटौती अगर कर दे तो 10-12 रुपए तो सीधे सीधा लोगों को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे कहने का यही आशय था जो आप बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने बजट में, अपने टैक्स में कटौती करके राहत देनी चाहिए। तब आप मिला जुला कर कि थोड़ा टैक्स बढ़ा, पेट्रोल का दाम या सीएनजी का दाम बढ़ा, तो साथ में इधर आप कंपनसेट करेंगे तो 1000 करोड़ की जो गणना बताई जा रही है, जो हम उसको सच मान लेते हैं, तो वो कंपनसेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा प्रयास हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छे शब्दों में बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों को बता नहीं रहे। जैसे सभी को पता है कि बंबई और कलकत्ता में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहां पेट्रोल दिल्ली से 10 रुपए ज्यादा पर लीटर बिक रहा है। क्यों बिक रहा है भाई? बीजेपी की सरकार है, वहाँ स्टेट टैक्स को कम नहीं किया। बंगाल में तभी आई है सर, बंगाल में तभी आई हुई है। 8 रुपए सुनिए, एक आ गई है ना, वो तो घंटे भर का काम है कि आप टैक्स, पेट्रोल से, डीजल से टैक्स लेकिन सर देखिए आप दिल्ली नहीं, आप दिल्ली के बराबर रेट क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली तो अभी अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। कर रहा है सर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के, क्योंकि बंगाल का सर, क्योंकि सर महाराष्ट्र में 109 रुपए है सर। हाँ, क्योंकि बंगाल का इसलिए है सर, क्योंकि बंगाल को क्योंकि मेरा तो बगल में है तो मुझे पता है, बंगाल में आज से नहीं पिछले 20 साल से जितना मेरे जिले में रेट होता था ना, उससे 10 रुपए ज्यादा हमेशा बंगाल में रहा है। तो उसकी वजह कि बंगाल का आर्थिकी इस हिसाब से तोड़ दिया गया है कि सरकार का आय का जो जरिया है वो एक बहुत बड़ा पेट्रोल डीजल है, उसको कम करें सरकार मुश्किल में आ जाएगी। फैक्ट्री तो बंद हो गए, कंपनियां चलती नहीं वहां पे। देखिए, नहीं धर्मराज जी, समझने की बात है कि थोड़ा राज्य सरकार कंपनसेट करे, पेट्रोल गवर्नमेंट कंपनसेट करे, तो थोड़ा ऑटो वाले भी, टैक्सी वाले भी कंपनसेट करेंगे। थोड़ा मिलजुल कर करे ना, सरकार का प्रयास दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फिर लोगों का फिर लोगों का सहयोग भी मिलेगा ना सर, फिर लोगों को सहयोग भी मिलेगा कि सरकार अपने हिस्से से भी काट रही है, सिर्फ हमसे हमारा नहीं काट रही है। देखिए, मैं आता हूँ मनीष भाई, आता हूँ नितिन जी, आता हूँ सर। हाँ नहीं, मैं नितिन बोल रहा हूँ। हाँ नितिन जी बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ओवर पेट्रोलियम के दाम पूरे के पूरे दुनिया में बढ़े हैं। पेट्रोलियम के दाम बढ़े। मैं अभी पेट्रोल इंडिविजुअल जो पेट्रोल पंप पे मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
तो जब पेट्रोलियम के दाम इतने बड़े हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार, केंद्र सरकार ने जो जिस तरीके के टैक्सेस केंद्र सरकार उस पे लागू करती है उन पे एडजस्टमेंट नहीं किया होगा? ऐसे ही इतने दिन तक पूरी दुनिया में रेट बढ़ गए, हमारे देश में रेट बराबर के बराबर चल रहे हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर ही लोड पड़ा है? ये भी सोचने की बात है। देश में और लोगों को इस चीज को एप्रिशिएट करने की बजाय कि जो है इतना पूरी दुनिया के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बावजूद हमारे देश में जब तक सस्टेन हो सका सस्टेन करने की कोशिश की गई है, और जब दिख रहा है कि इनडेफिनेटली चल रहा है, आशा करता हूं कि कल खत्म हो जाए, परसों ये हॉर्मुज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, देश में वापस नॉर्मल हो जाएगा, दाम भी नीचे आ जाएंगे। मैं देखिए हमारे साथी मनीष भाई से कहूंगा, मनीष भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, वहीं से चिपका हुआ है हिमाचल प्रदेश। जब हम जाते हैं ना पठानकोट से जस्ट पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट छोटा सा पोर्शन पड़ता है मेन हाईवे पे, तो वहां पे 2 पेट्रोल पंप आते हैं जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, नूरपुर मेन हाईवे पे ही आते हैं पठानकोट से जस्ट पहले, नूरपुर का। उन दोनों पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ही हैं 2 पेट्रोल पंप, एक इंडियन ऑयल का है, एक भारत पेट्रोलियम का है। उन पे पंजाब से सस्ता पेट्रोल देने का दावा करते हैं वो, आज भी पंजाब से 4 रुपए सस्ता दे रहे हैं वो लोग। और आप कहते हो कि पूरी दुनिया का एक बराबर कर दीजिए, आप कहते हो बॉम्बे का दिल्ली के बराबर कर दीजिए, वहां का दिल्ली के बराबर कर दीजिए, बंगाल में अभी सरकार आई अभी के अभी बराबर कर dीजिए। आप पंजाब वाले अपने इंडिया गठबंधन वाले साथी का, हिमाचल प्रदेश का तो आप साथ बराबर कर नहीं पा रहे हो। वहां 4 रुपए पंजाब में महंगा, आमने सामने पेट्रोल पंप की बात बता रहा हूं, सामने पंजाब का पेट्रोल पंप है वो 4 रुपए महंगा देता है, और इस तरफ कांगड़ा का पेट्रोल पंप है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, वो 4 रुपए सस्ता देता है। खुद तो नहीं कर रहे हो आप लोग, ज्ञान बांट रहे हो दुनिया भर में। तो ये बातें लोगों में एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश ना करें। देश आज की तारीख में एक बहुत सुदृढ़ हाथों में है, आर्थिक रूप से कभी कभी ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, लेकिन उनको बहुत ढंग से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जहां पे सरकार एक बहुत ही पॉपुलर सरकार देश के अंदर, लोगों को विश्वास है, इसी वजह से लोग इस तरीके के इनिशिएटिव्स में प्रधानमंत्री जी का साथ दे रहे हैं। और देश के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ सिवाय कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या एक आध और पार्टी, जिनकी आदत आज की तारीख में बन चुकी है कि वो इस पे ऑब्जेक्शंस करते हैं, आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, पर ये 4-4, 5-5 लोगों से आंदोलन से काम नहीं चलेगा। ये जनता की दिक्कत नहीं, आप लोगों की दिक्कत है चुनाव हार के। चलिए ठीक है मनीष भाई, जल्दी से 30 सेकंड रिस्पॉन्ड, मेरे पास सबको मेरे पास 2-2.5 मिनट है, 2-2.5 मिनट है, जल्दी से मनीष जी, जल्दी से। मुझे मैं आता हूँ सर, आता हूँ राय जी आता हूं आपको। हाँ मनीष जी। धर्मराज जी, पंजाब सरकार की बात करने जो लोग हैं उनको मैं यही बता देना चाहता हूं कि आज देश भर में पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस, भगवंत मान सरकार मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। भगवंत मान सरकार ने देश के सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा है, ताकि जो है वहां पे जो है देश के जो पंजाब के जो शिक्षक हैं उनको फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, और पंजाब की शिक्षा गुणवत्ता जो है बड़ी है, वहां के बच्चे नीट। चलिए ठीक है सर, अब पंजाब सरकार की गवर्नेंस पे हम नहीं बात कर रहे हैं, जो है आज गुजरात गवर्नेंस की बात नहीं हो रही है। और मनीष भाई आप ट्रैक क्यों चेंज कर रहे हैं? ट्रैक क्यों चेंज कर रहे हैं? जिन भारतीय जनता पार्टी राज्यों में जो सरकार है, ठीक है राय तपन भारती जी, ठीक है मनीष भाई ठीक है वहां पर डीजल के दाम घटाइए। चलिए ठीक है गुमराह मत करिए। ठीक है राय तपन भारती जी। सीएनजी का जो संकट आया है, पेट्रोल और सीएनजी का संकट आया है, तो बहुत पहले सरकार के नजर में ये बात आ चुकी है कि ई व्हीकल को बढ़ावा देना चाहिए। दिल्ली में ई व्हीकल का बढ़ावा यदि सही तरीके से दिया गया रहता तो आज हमारी निर्भरता सीएनजी और पेट्रोल पर उतनी नहीं रहती। कई देशों में ई व्हीकल के जरिए कई देशों ने काबू कंट्रोल में लाया है। तो हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ई व्हीकल को बढ़ावा दें, और ये काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए। केंद्र सरकार की फेलियर है, मोदी सरकार की फेलियर है। सर 100% एग्री करता हूं इस चीज के ऊपर। आप एग्री करिए कि मोदी सरकार की फेलियर है, बिल्कुल एग्री करिए। भैया इससे पहले तो दिल्ली में आप ही सरकार चला रही थी,
और कुछ नहीं देश की किया। बात हो रही है। सारे के सारे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे थे। मैंने तो केजरीवाल जी को तब भी कहा था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं लेते हो, तो कहते हैं एनजीओ खोल लीजिए। मनीष सिसोदिया जी को कहा था, वो कहते हैं एनजीओ खोल लीजिए। उनसे तो कह भी नहीं पाया ठीक से, क्योंकि 2 साल जेल में पड़े रहे बेचारे। लेकिन यही ज्ञान आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दीजिए। ई व्हीकल मैं यही बात बोल रहा हूं। नहीं, देखिए, आप बता रहे हैं यही बात अपने पार्टी के नेताओं को मनीष दीजिए। जी जब साइकिल से चल रहे हैं और पीछे एक मिनट मनीष जी पॉलिसी को नितिन जी देखिए, जब ईवी पॉलिसी की बात आती है ना, तो ईवी पॉलिसी में नितिन त्यागी जी या मनीष जी का ईवी को खरीदना बड़ी बात नहीं है। बातचीत है कि सरकार चार्जिंग यूनिट्स होने, हाँ उसके, अब जैसे मैं खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं रहता हूं 27 तल्ला बिल्डिंग में, मेरे पार्किंग में 500-700 गाड़ियां लगती हैं, मेरे बगल वाले ही आपत्ति कर दे, मैं कहां से चार्ज करूंगा भाई? मैं तो खरीद लूं। सही बात है। दूसरी चीज की इशू आती है, तो ऐसे चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए, फास्ट चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। होने के कारण और दूसरी चीज सर्विसिंग का एक मैटर पड़ता है। और स्कूटीज का क्या बुरा हाल हुआ कि लोग खरीद लेते हैं, कहीं गाड़ी खड़ी हो जाए आदमी हाथ खड़ा कर देता है भाई। तो जब पॉलिसी आएगी तो उसमें सारी चीजें समाहित होंगी। और नो डाउट जो सर ने कहा कि उसमें हम थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन इसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है टॉप गियर पे, कि जितनी जल्दी हम कम से कम जो बड़े शहर में वहां पर ईवी को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद परेशानी। धर्मराज जी कुछ समय वेट करिए, पेट्रोल डीजल और 5-10 रुपए बढ़ने वाला है। ठीक है भाई साहब, मैंने तो उसी दिन बोला था 10 रुपए बढ़ा दो।